नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज क्लास दूसरा है। ठीक है, आज हम लोग क्लास सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन की, इकोनॉमिक की जरूरत क्यों पड़ी है और मुद्रा क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो कल हम बता रहे थे आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे प्राथमिक मैंने बताया था कि इसमें जो डायरेक्ट जमीन से उत्पादित होगा वस्तुएं वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। ठीक है, उन्हीं वस्तुओं को जब सेकेंडरी में भी निर्माण किया जाएगा, यानी कि कुछ अलग बनाया जाएगा या फिर उसे जोड़ के या फिर कुछ और रॉ मटेरियल लेकर कोई वस्तु बनाई जाएगी, तो उसे सेकेंडरी कहेंगे, जिसमें भी निर्माण होगा। और तीसरा हमने बताया था सेवा सेक्टर। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल में, स्कूल में, कोचिंग में जहाँ पे सेवाएं दे रही हैं, वहाँ पे जो है कि कोई डायरेक्ट सामान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एक सेवा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका तृतीय सेक्टर। तो उसी में दो सेक्टर और है, जिसे चतुर्थ और पंचम सेक्टर कहते हैं। दरअसल ये कोई अलग नहीं है, बल्कि ये जो तृतीय सेक्टर है, जिसको सेवा सेक्टर कहते हैं, उसी का दो भाग कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें जैसे फोर्थ सेक्टर में वो एम्प्लॉय आते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, उसके बदले उनको पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है। लेकिन वो जो है कि समाज को सही करने के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। ये सब सेक्टर जो है कि चौथे यानी कि फोर्थ सेक्टर में आते हैं। और एक सेक्टर और जुड़ा है, जिसे पंचम सेक्टर कहते हैं। पंचम सेक्टर में जैसे बड़े बड़े लीडर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, एमएलए हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो ये सब पंचम सेक्टर में ये भी सेवा ही दे रहे हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री है देश का, तो उसका कार्य यह है कि समाज की भलाई के लिए काम करे। अगर नहीं करते हैं तो उसकी बात की बात है, लेकिन उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कि पंचम सेक्टर में आते हैं। तो सेक्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे अर्थव्यवस्था में कॉलर कौन सी है, गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में कैसे बांटा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की है, ये सब जानेंगे। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनिएगा कि अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी ना इतराना, अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी ना इतराना, चिराग सबके बुझते हैं, हवा किसी का सगा नहीं होता। समझ गए? तो इसी लाइन के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहले खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है ये समझिए। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात दोनों होता है। देखिए, आयात क्या होता है? देखिए, आप जैसे कि पड़ोसी देश में रहते हैं, ठीक है, और आपसे मैं गया और आपके यहाँ चीनी था, मैंने चीनी आपसे खरीदा, उसके बदले आपको पैसा दिया। ठीक है, तो ये मैंने आयात किया। ठीक है, लेकिन आपने जब मुझे बेचा, उसके बदले आपने पैसा लिया, तो आपने क्या किया? आपने निर्यात किया। ठीक है, जैसे कि सिंपल समझिएगा कि ये है मार्कर। ठीक है, मार्कर मेरे पास है, आप मेरे पास आए, कहे कि मार्कर मुझे चाहिए। मैं हूँ पड़ोसी देश, ठीक है, मैं हूँ इंडिया, आप हो चाइना। ठीक है, तो आप मेरे पास आए, कहे कि भाई मुझे ये मार्कर चाहिए, आप मुझे दे दो। तो मैं ये आपको बेच रहा हूँ, तो मैं आपको निर्यात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने निर्यात कर दिया, उसके बदले पैसा ले लिया। अब आपके पास गया, लेकिन इसके अंदर जो स्याही भरी जाती है वो आपके पास है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई उस पेन की स्याही मुझे दे दो, मैं आपको पैसे देता हूं। तो मैंने ये जो है कि निर्यात के बजाय आयात किया, क्योंकि मैंने निर्यात किया था पेन, और उससे स्याही जो है कि मैंने खरीदा, खरीदा मतलब आयात किया, बेचा मतलब निर्यात किया। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारी खुली अर्थव्यवस्था होती है, उसमें हम हर देशों के साथ, यानी कुछ देश यानी कि छोड़ दे, तो सभी देशों के साथ हम लोग आयात निर्यात करते हैं, वही खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, और बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था यह है कि ना ही हम किसी देश के साथ आयात करते हैं, ना ही किसी देश के साथ हम लोग निर्यात करते हैं। हम अपने अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही अंदर बेचते हैं, अपने ही देश में पैसा वो रख लेते हैं। जैसे कि उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया में
हम मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में चाइना से वह आयात निर्यात करता है, व्यापार करता है, अन्यथा उसकी बंद इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अब इसके बाद अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा टर्म है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिंपल सी बात है, जहां पर मालिकाना हक लगभग 90% वहां की कंपनियां तय करें। समझ रहे हो, जैसे कि मैं ये घर में हूं, ये मेरा घर है। अब मैं घर के अंदर एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, और पूरा मेरा घर उन्हीं के पैसों पर लगभग चल रहा है। तो वो कहेंगे कि आज जो है कि पनीर बनेगा घर में, तो सब लोग कहेंगे हाँ भाई पनीर तो बनेगा। लेकिन हो सकता है कि मेरा एक छोटा भाई वो थोड़ा सा कमजोर है और उसे डॉक्टर ने मसाला खाने से मना किया है, पनीर खाने से मना किया है। लेकिन हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डोमिनेंस उसी का होगा जो ज्यादा उत्पादन करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा जो है कि देखभाल करेगा पूरे देश का यानी पूरे घर का। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मार्केट होती है उसको कैप्चर करने का, उसको जो है कि ऊपर करने, नीचे करने या फिर उस देश के लिए संपूर्ण कार्य करने का जिम्मेदारी वहां के उद्योगपतियों का होता है। ठीक है, जब उनके उद्योगपतियों का होगा तो वहां पे जो सारी कृत होगी, तो वहां पे गरीबों को साइड करके जो उनके साथ कार्य करेगा वही सिर्फ बदलेगा। ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सिंपल शब्दों में कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तय करता है कि वर्तमान कीमत वस्तुओं की क्या होगी और कल वस्तुओं की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ गए, मेरा घर फिर से ले लीजिए, मेरा पूरा घर हो गया। मेरे पिताजी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाते हैं, कमाए हुए हैं, रखे हैं। लेकिन सभी घर वालों ने मिलकर दादाजी को घर का मुखिया बनाया हुआ है। ठीक है, अब घर का मुखिया जो है कि पापा के भी मुखिया हुए। अब जब वो कहेंगे दादाजी कि ये जो लड़का है हमारे घर का, आपका छोटा लड़का, उसको डॉक्टर ने पनीर खाने से मना किया है, उसको दूध की जरूरत है, उसको कहे हैं कि पनीर मत खिलाइए, मसाला मत खिलाइए, उसको दूध पिलाइए। तो कहेंगे क्या दादा कि भाई ठीक है, तुम सबसे ज्यादा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ग्रो करोगे मेरे आधार पे। मैं कहूंगा कि इसको दूध देना है तो पूरा घर वाले सिर्फ दूध ही पियेंगे, तुम भी दूध पियोगे, भले से तुम ज्यादा कमा रहे हो। ठीक है, ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिंपल शब्दों में समझेंगे तो सिंपल में समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जो संपूर्ण व्यापार, मार्केट की प्राइस, एवरीथिंग सरकार तय करती है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एग्जाम्पल अमेरिका को हम लोग ले सकते हैं, इजराइल को थोड़ा बहुत ले सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग मोस्टली रूस को लेते हैं और जो है कि चाइना को लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में फिर से मैं अपना घर लेता हूं। ठीक है, मेरे घर में हम लोगों ने मिलकर मुखिया चुना दादाजी को। ठीक है, पापा हमारे बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, पूरा घर का संपत्ति वही कमाते हैं। फिर सी बात हुई कि घर में पनीर बनेगा, पापा ने बोला। ठीक है, दादा बोले कि ठीक है भाई, आपका पनीर खाने का मन है लेकिन वो बीमार है। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप 1000 करोड़ में से थोड़ा बहुत टैक्स मुझे दे दो, यानी कि 28% भारत के जीएसटी है, तो आप 28% मुझे दे दो। 1000 में से 28% लगभग 280 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, तो आप 280 करोड़ रुपए जब हमको दोगे तो 280 करोड़ में से मैं जो है कि कुछ पैसा लाकर दूध खरीद कर उसको दे दूंगा, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है दूध खाने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि व्यापार को ना ही पूर्णतः व्यापारी कंट्रोल करते हैं
और ना ही पूर्णतः सरकार कंट्रोल करती है। उसमें जो है कि समन्वय के साथ सरकार और उद्योगपति मिलकर बाजार का मूल्य निर्धारण करते हैं। यहाँ पर समाजवादी कार्य भी होता है। जो पूंजीपति है उनसे टैक्स लेकर, सरकार उनसे टैक्स लेती है, और जो समाज के कार्य हैं वो सामाजिक कार्य करती है। यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का सबसे अच्छा कार्य भारत ने किया है। वर्तमान में लगभग सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि यह सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था है। और इसे जो है कि अंबेडकर जी ने बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि सकल उत्पादित राष्ट्र, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, ये ओवरऑल भारत में कितने चीजें उत्पादित की गई हैं उनका आखिरी मूल्य क्या है। जब नेशनल इनकम हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल पढ़ाएंगे, बस आप थोड़ा समझ लीजिए जीडीपी है क्या। मान लेते हैं कि ये पेड़ है मेरा। ठीक है, मैंने जो है कि ये उत्तर प्रदेश ने ढक्कन बनाया, महाराष्ट्र ने ये पेन बनाया है, और इसके अंदर जो स्याही है वो गुजरात में है, और ये मिलकर बना एक पेन। पेन को मैंने बेचा कितने का? 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए जो बिका, तो इस पेन की वास्तविक जो मूल्य होगा, वास्तविक जीडीपी होगी, वो 10 रुपए होगी। यानी कि इस वस्तु का अंतिम मूल्य ही भारत की जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। समझ गए आप लोग? अब इसमें देखिए कि भारत की जीडीपी कौन से नंबर की है। वर्तमान में 2026 में भारत की जीडीपी चौथे नंबर पे है। पहले पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत तो चौथे स्थान पे है जीडीपी में। इसके बाद भारत को वर्ल्ड बैंक द्वारा बांटा गया है। पहले बांटा गया था कि उच्च आय वाले, निम्न आय वाले, मध्यम आय वाले। लेकिन वर्तमान में 2020 में एक वर्ल्ड बैंक ने थ्योरी बनाया और उसे जो है कि पैसे यानी डॉलर के आधार पर बांटना स्टार्ट किया कि कौन सा देश निम्न आय वाला है, कौन सा मध्यम आय वाला, उच्च आय वाला और मध्यम उच्च आय वाला। ठीक है, तो उसी अनुसार 2021-22 में उन्होंने नई थ्योरी लाया। किसने लाया? वर्ल्ड बैंक ने। तो उसने बताया कि जो देश 1047 यानी 1046 यानी कि 1046 से डॉलर, ये जो डॉलर में है, 1046 डॉलर से जो कम प्रति व्यक्ति आय रहेगी, उस देश का व्यक्ति निम्न आय की श्रेणी में आएगा। कितना? 1046। ठीक है, 1046 से कम। इसके बाद बात करा कि जो निम्न मध्यम में रहेंगे, निम्न मध्यम को कहा कि जो व्यक्ति यानी कि जो जिस देश में जो व्यक्ति 1046 से लेकर 1046 से लेकर 4095 के बीच जिस देश की इनकम प्रति व्यक्ति आय रहेगी, वो रहेंगे निम्न मध्यम आय वाले। ठीक है, इसके बाद कहा कि जो व्यक्ति 4095 से लेकर 12695 के मध्य रहेंगी, वो रहेगी मध्य इनकम आय वाली। यानी कि कितना? 4095 से लेकर 12695 के मध्यम आय वाली। इसके बाद उच्च आय वाली रहेंगी, जो 12695 से ऊपर रहेंगी, वो कहेंगी उच्च आय वाली देश। भारत जो है कि वर्तमान में निम्न मध्यम आय की श्रेणी में है, जहां पर उसकी प्रति व्यक्ति आय इनकम है
1046 से लेकर 4095 के मध्य। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। यानी कि भारत जो है कि निम्न मध्यम आय की श्रेणी में आ रहा है। देखिए, भारत के लिए दिक्कत यह है कि जनसंख्या ज़्यादा है, और शर्म की बात यह है कि चाइना की भी जनसंख्या लगभग सेम है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति आए करीब 10 सालों में जहां पे भारत की ग्रोथ हो रही थी ऐसे। यानी कि ये है गरीब, ये है अमीर। अब ये दोनों लगभग जो है कि देखिए, ये थोड़ा सा नीचे, ये ऐसे ग्रो कर रही थी, लेकिन वर्तमान में 10-15 सालों में ऐसा हुआ कि गरीब तो ऐसे बढ़ा है लेकिन अमीर ऐसे बढ़ रहा है। यानी कि गरीब इतना, अमीर इतना, यानी कि दोनों के मध्य जो इनकम डिस्प्यूट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो धन का संकेंद्रण है वो कुछ ही लोगों के पास चला गया है। जहां पर यदि हम लोग डेटा देखें तो भारत के लगभग 10% लोगों के पास भारत की लगभग 90% संपत्ति है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि केवल 10% भारत की 90% संपत्ति पर राज कर रहे हैं वर्तमान में, जिसके कारण भारत जो हमें लगता है कि 1947 में आज़ाद हुआ है, 2047 तक भी भारत जो है कि मध्यम आय की श्रेणी में नहीं आ पाएगा, जहां पर 4095 से लेकर 12,695 के मध्य होते हैं। उसका कारण यह है कि वर्तमान में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी समय के बाद यह है कि ब्रिक्स में जो 5 देश हैं, मात्र भारत एक ऐसा देश है जो निम्न मध्यम आय की श्रेणी में है, बाकी सारे उच्च और मध्यम आय की श्रेणी में देश है। समझ रहे हैं आप? तो ये भारत के लिए थोड़ा सा दुखद है। इस पर जो है कि सरकार को कार्य करना चाहिए, जो इनकम असमानता है उसको कम करना चाहिए। अब इनकम असमानता को कम करने का कारण ये नहीं है कि उनसे पैसा लेकर इनको बांट दो। ऐसे अगर आप बांट दोगे पैसा ना, तो भी विकास नहीं होगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एजुकेशन पे काम, टेक्नोलॉजी पे काम। अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा स्वास्थ्य दोगे, अच्छा भोजन दोगे, तो उनका मानसिक विकास होगा। इसके बाद उनको अच्छा रोजगार दोगे तो जाके वो अपना विकास कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि जॉब कितने हैं? जॉब होते नहीं है, जॉब क्रिएट करना पड़ता है। अगर बीएसएनएल आज बंद है, अगर बीएसएनएल को अच्छे से ही चालू किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देश में काम करने के लिए 1000 एम्प्लॉय बीएसएनएल के नहीं चाहेंगे? हमें लगता है कि अगर बीएसएनएल स्टार्ट होगा, अच्छे लेवल पे स्टार्ट होगा, तो बीएसएनएल में कम से कम 20,000 रोजगार मिलेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अलग अलग कॉल सेंटर बनेंगे, अलग अलग उनकी जो है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्न देने के लिए अलग अलग वर्कर रहेंगे। तो उनको आप सरकारी बेसिस पे नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप उनको भी जॉब दे सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे आप, तो आप एमएसएमई पे फोकस करिए, उसको डेवलप करिए। जैसे कि आप कर रहे हो कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे, आप व्यापार करो, लेकिन हम व्यापार करें क्या? आप हमको सिखाओ ना, स्कूलों में पढ़ाओ कि कैसे व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, पैसे कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। आप हमको 50,000 रुपये दे रहे हो, हमको पता ही नहीं है कि व्यापार होता क्या है, तो हम करेंगे कहाँ पे? नहीं हमको टेक्नोलॉजी पता है, नहीं और कुछ पता है। अभी आप देखे होंगे कि जो है कि बीएससी एमएससी कर कर स्टूडेंट चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ पे मात्र सैलरी 5,000 रुपये है, तो कहाँ से होगा विकास? ठीक है, छोड़िए वो टॉपिक को। तो आप जो है कि प्रति व्यक्ति आज देख लेंगे हम लोग निम्न मध्यम आय वाले श्रेणी में है। उसके आगे देखते हैं कॉलर। ठीक है, आज जस्ट सेकंड। अब कॉलर देखिए क्या है। कॉलर में देखिए ब्लैक, ब्लैक कॉलर। ये कॉलर मतलब अर्थ ये है कि कौन से व्यक्ति कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्लास जल्दी जल्दी देखिएगा। ब्लैक कॉलर, ब्लैक कॉलर वो व्यक्ति जो माइनिंग करते हैं, खनन में काम करते हैं, मतलब माइनिंग खनन में काम करने वाले लोगों को ब्लैक कॉलर कहते हैं। पिंक कॉलर, पिंक कॉलर उन व्यक्ति को कहते हैं जो मिनिमम सैलरी पर काम करते हैं, यानी कि लो सैलरी, लो सैलरी पे काम करते हैं। ऑरेंज कलर,
ऑरेंज कॉलर में वो व्यक्ति आते हैं जो जेल में रहते हैं, वो काम, यानी कि जेल के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को ऑरेंज कॉलर के नाम से जाना जाता है। व्हाइट कॉलर वे लोग होते हैं, लेबर, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, यानी कि व्हाइट कॉलर में वो व्यक्ति आएंगे जो लेबर का काम करते हैं लेकिन पर उनके पास टेक्नोलॉजी की समझ है। ठीक है। ऑरेंज कॉलर, ऑरेंज कॉलर तो बता दिया है कि जेल के अंदर काम करने वाले। ओपन कॉलर, ओपन कॉलर के व्यक्ति वो होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी कि घर से काम करने वाले लोगों को ओपन कॉलर कर सकते हैं। ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर वो लोग होते हैं जो लेबर वाला काम करते हैं लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती है, यानी कि ब्लू में लेबर करे, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। व्हाइट कॉलर में लेबर का काम करे लेकिन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। ग्रीन कॉलर, ग्रीन कॉलर में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पास इन्वायरमेंट के लिए काम करने की सुविधा हो। इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को ग्रीन कॉलर के नाम से जाना जाता है। गोल्ड कॉलर, गोल्ड कॉलर के वो व्यक्ति होते हैं जो उच्च लेवल, यानी कि बहुत ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह सकते हैं, यानी कि जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो गोल्ड कॉलर में आते हैं। रेड कॉलर, रेड कॉलर में जैसे बड़े बड़े नेता हो गए और बड़े बड़े लोग हो गए सर्विस सेक्टर में, यानी कि उच्च पद पर काम करने वाले लोग रेड कॉलर के नाम से जानते हैं। येलो कॉलर, येलो कॉलर में वो व्यक्ति आते हैं जैसे फिल्म निर्माता हो गया, राइटर हो गए या फिर एक्टर हो गए, तो ये सब जो है कि येलो कॉलर में आते हैं। ठीक है। तो कॉलर समझ में आ गया, कॉलर नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी एक शब्दों में समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को गिग इकोनॉमी में रखा जाता है। समझिए कि आप मेरे पास आए, आप मुझे 1,000 रुपये दिए, उसके बदले मैंने आपका एक ऐसे लिखा और आपको दे दिया। ठीक है। ये हो गया गिग इकोनॉमी, यानी कि कम समय के लिए किया गया कार्य, कम सैलरी पर किया गया कार्य गिग इकोनॉमी कहलाता है। यानी कि छोटे लेवल पर और कम समय के लिए किया गया कार्य को गिग इकोनॉमी में रखा जाता है। गिग इकोनॉमी वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं उनके लिए गिग इकोनॉमी बहुत ही अच्छी सुविधा होती है, क्योंकि गिग इकोनॉमी में आपको जो है कि कभी अच्छा काम, यानी हो सकता है कि मुझे एक ऐसे राइटिंग लिखने का 2,000 रुपये मिल जाए, हो सकता है कि कभी मुझे ऐसे लिखने के लिए 5,000 रुपये मिल जाए। तो गिग इकोनॉमिक में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिला हुआ कार्य जो अल्प समय के लिए होता है तथा लो इनकम पे होता है और परमानेंट नहीं होता है, उसे गिग इकोनॉमिक के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था में देखिए कृषि अर्थव्यवस्था क्या है? वो अर्थव्यवस्था जहां पे 50% से अधिक जीडीपी ग्रोथ कृषि से हो, उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। 50% से अधिक। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं जहां पर निर्माण क्षेत्र, निर्माण का काम 50% से अधिक हिस्सा जीडीपी में रखता हो, उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी 50% से यदि अधिक हो तो अर्थव्यवस्था। सेवा से, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वे होती है जहां पर सर्विस सेक्टर में 50% अधिक योगदान जीडीपी में हो, उसे सेवा क्षेत्र के रूप में रखा जाता है। वर्तमान में भारत सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले हम लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने खत्म कर दिया है, कल क्लास 3 करेंगे, हो सकता है नेशनल इनकम प्रारंभ करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।